Hello students, we have started chapter 17th that is breathing and exchange of gases और हमने अपने previous lecture में students study किया what are the various respiratory organs of different groups of animals and we also studied about the respiratory organs of human beings that is lungs and its structure. Students, today we are going to study about the mechanism of breathing. We all know जो breathing है that is actually a step of respiration. Respiration is what? Respiration means respiration एक catabolic process है in which the food is oxidized in the presence of oxygen to form energy, and this energy that is stored in the form of ATP, and this ATP that is used for doing the various works. तो रेस्पिरेशन में हम फूड को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. नाउ हाउ वी आर इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड हाउ वी आर एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रोड्यूस हो रहा है अपॉन द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल्स. सो दिस इज नोन एज व्हाट ब्रीदिंग. तो आज हमने स्टूडेंट्स मैकेनिज्म जो है वो ब्रीदिंग का स्टडी करना है, दैट हाउ ब्रीदिंग दैट इज टेकिंग प्लेस, हाउ वी आर इनहेलिंग द ऑक्सीजन एंड हाउ वी आर एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड. तो रेस्पिरेशन का स्टूडेंट्स जो पहला स्टेप है दैट इज द ब्रीदिंग, जिसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं. तो ब्रीदिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ब्रीदिंग का मतलब है ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना. तो आज हमने स्टडी करना है कि हाउ वी आर इनहेलिंग द ऑक्सीजन एंड हाउ वी आर एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट. नाउ स्टूडेंट्स, सो पहला स्टेप जो रेस्पिरेशन का है वो है ऑक्सीजन की इनहेलेशन. नाउ दिस ऑक्सीजन विच वी हैव इनहेल्ड दैट विल एंटर इनटू द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स थ्रू दिस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं वो इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होता हुआ कहाँ पे पहुँचेगा? एल्वियोलाई तक पहुँचेगा, जिसको हम मिनिएचर लंग्स भी कहते हैं. नाउ वी ऑल नो कि हमारा जो एल्वियोलाई है दैट इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज. अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन रीच किया है अप टू द एल्वियोलाई, यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर क्या है? ज़्यादा है, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है. तो ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से कहाँ एंटर कर जाएगा? इट विल एंटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज. ओके स्टूडेंट्स, सो गैस ट्रांसपोर्ट हो गया, ऑक्सीजन जो है दैट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड कैपिलरीज, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर होगा वो ब्लड कैपिलरीज में ज़्यादा होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड कैपिलरीज से एंटर कर जाएगा इनटू द एल्वियोलाई. नाउ स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीजन एंटर किया है इनटू द ब्लड कैपिलरीज, अब ये ऑक्सीजन जो है वाया ब्लड कहाँ पे जाएगा? हमारे सेल्स तक जाएगा. सेल्स में क्या प्रेजेंट है? फूड मटेरियल्स प्रेजेंट है. अब ये जो ऑक्सीजन है विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड कैपिलरीज, ये एंटर करेगा इनटू द सेल्स, और सेल्स के अंदर ये फूड को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडेशन से क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मूव कर जाएगी बैक इनटू द ब्लड कैपिलरीज. सो स्टूडेंट्स, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो रहा है एंड वन इज द इंटरनल रेस्पिरेशन. ये जो एक एक्सचेंज जो है गैसेस का वो एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में होता है, और दूसरा एक्सचेंज जिसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं या सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, दैट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड द सेल्स और द टिश्यूज. ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन एंटर किया है इनटू द सेल्स और टिश्यूज, ये फूड को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है. इस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस दैट विल मूव बैक इनटू द लंग्स एंड देयर इट विल बी एक्सहेल्ड आउट. सो दिस इज एक्चुअली द होल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप है दैट इज द ब्रीदिंग, दैट इज व्हाट? That involves inspiration, that is inhalation of oxygen, and expiration, that is the exhalation of carbon dioxide. So today we will study about the mechanism of breathing. नाउ स्टूडेंट्स, वी ऑल नो कि हमारे जो लंग्स हैं दे आर प्रेजेंट इन दी थोरैकिक कैविटी. मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि लंग्स जो हैं वो हमारी थोरैकिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं. और ये थोरैकिक कैविटी किसने फॉर्म की है? ये थोरैकिक कैविटी फॉर्म की है फ्रंट में स्टर्नम है, जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं. लेटरल साइड्स पे 12 पेयर्स हैं रिब्स के, और पीछे वाली साइड पे क्या प्रेजेंट है? हमारी वर्टिब्रल कॉलम है. ये जो रिब्स है ये फ्रंट पे किसके साथ अटैच
अटैच्ड है, स्टर्नम के साथ अटैच्ड है, और पीछे की तरफ ये किसके साथ अटैच्ड है, दे आर अटैच विद द 12 thoracic vertebrae ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ये देखो, ये दिखाया गया है फिगर। सो दिस इज द thoracic कैविटी, और इस thoracic कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, हमारे लंग्स प्रेजेंट है। नाउ जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं स्टूडेंट्स, तो उस टाइम हमारी थोरैकिक कैविटी जो है वो एक्सपैंड करेगी। जब हमारी थोरैकिक कैविटी एक्सपैंड करती है तो इसके अंदर जो लंग्स प्रेजेंट हैं दे ऑल्सो एक्सपैंड, और अब क्या होगा, देयर विल बी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स, दिस इज नोन एज इंस्पायरेशन। This is known as what? This is known as inspiration. और जब हमारी थोरैकिक कैविटी का साइज जो है वो डिक्रीज करेगा और हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो उस टाइम हम क्या करेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सेल आउट कर देंगे फ्रॉम द बॉडी, एंड दिस प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज एक्सपायरेशन। तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स वन इंस्पायरेशन एंड वन एक्सपायरेशन। So today we will study how the inspiration takes place, कैसे इंस्पायरेशन हो रहा है और कैसे एक्सपायरेशन होता है। Now students, mechanism of breathing. So mechanism of breathing involves what? Involves the alternate expansion and contraction of the chest cavity, which is also known as thoracic cavity. So breathing में हमारी जो thoracic cavity है वो alternatively expand करती है, contract करती है, and this is known as what? Respiratory movements. thoracic cavity के अंदर ही हमारे lungs present हैं, so lungs they also expand, lungs they also contract. So when the lungs expand, at that time what is happening? At that time इंस्पायरेशन हो रहा है, हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स, और जब हमारे अंदर थोरैकिक कैविटी का साइज डिक्रीज होता है, हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस टाइम हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम अवर लंग्स बैक टू द एटमॉस्फेयर, एंड दिस इज हाउ एक्सपायरेशन दैट टेक्स प्लेस। नाउ स्टूडेंट्स, इंस्पायरेशन में कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हैं? सो रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स में एक इंस्पायरेशन है और दूसरा क्या है? दैट इज द एक्सपायरेशन। सेकेंड इज द एक्सपायरेशन। सो इंस्पायरेशन में स्टूडेंट्स डायफ्राम की मसल्स याद रखना, फ्रेनिक मसल्स ऑफ डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इंस्पायरेशन जो है स्टूडेंट्स, इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस इसलिए बिकॉज इस टाइम ये दोनों मसल्स, डायफ्राम की मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हमारे रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, ये दोनों की दोनों मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। इस टाइम एनर्जी जो है दैट इज इन्वॉल्व। तो हमें पता ना कि रेस्पिरेशन में एनर्जी यूज होती है। एक्चुअली रेस्पिरेशन में, ये जो ब्रीदिंग में जो हमारा इंस्पायरेशन होता है, जब हम फ्रेश एयर इनहेल करते हैं तो वो एक एक्टिव प्रोसेस है, उसमें हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्यों? क्योंकि इस टाइम दो मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक हमारी डायफ्राम की मसल्स। अब डायफ्राम क्या है? डायफ्राम एक मस्कुलर पार्टीशनिंग है जो कि हमारी थोरैकिक कैविटी को, जिसमें हमारे लंग्स प्रेजेंट है, उसको हमारी एब्डोमिनल कैविटी के साथ क्या करता है? सेपरेट करता है। ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, ये हमारी थोरैकिक कैविटी है। इन दोनों के बीच में एक मस्कुलर partitioning है, and this muscular partitioning that is known as what? Diaphragm. So breathing involves sending fresh air to the respiratory organs, that is inspiration, and expelling what? Expelling the foul air from them, that is expiration. Respiratory frequency varies करती है among individuals। जैसे हम बच्चों में देखते हैं कि उनके अंदर जो respiratory rate है वो हाई होता है as compared to the adults। तो नॉर्मल ये देखा गया है कि जो respiratory rate है that is 12 to 16 times per minute। मीन्स in 1 minute हम 12 से लेके 16 बारी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं। तो एवरेज जो है दैट इज 12 टाइम्स पर मिनट। बच्चों के अंदर ये जो रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द एडल्ट्स। नाउ स्टूडेंट्स, जो
एक्सपायरेशन है, एक्सपायरेशन तो वैसे तो देखा जाए तो एक पैसिव प्रोसेस है। जब हम नॉर्मली एक्सपायर करते हैं, जब हम नॉर्मली सांस छोड़ रहे हैं, तो उस टाइम ये दो मसल्स, जब हमने इन्हेलेशन किया था तो उस टाइम ये दो मसल्स क्या की थी, कॉन्ट्रैक्ट की थी। जब हम नॉर्मल एक्सहेल करेंगे तो उस टाइम ये दोनों मसल्स क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी। अब किसी भी मसल ने अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसने रिलैक्स भी करना है। तो जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं तो उस टाइम हमारी डायफ्राम की मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन, और हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन, ये दोनों की दोनों मसल्स क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन। बट अगर एक्सपायरेशन फोर्सफुल होता है, अगर हम जोर जोर से सांस छोड़ते हैं, ठीक है, एक्सपायर करते हैं, तो उस टाइम हमारी एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं, दे ऑल्सो कम इनटू एक्शन। अब ये दोनों मसल्स भी जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। कभी तुमने ऑब्जर्व किया हो कि जब तुम जोर जोर से एक्सहेल करते हो, सांस छोड़ते हो, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि नीचे एब्डोमेन की तरफ से ऊपर की तरफ एक प्रेशर पड़ रहा है टुवर्ड्स दी लंग्स, जैसे ऊपर की तरफ कोई चीज़ पुश हो रही है। तो ये एक्चुअली हमारी एब्डोमिनल मसल्स होती हैं। हमारी एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो ऊपर थोरैकिक कैविटी के ऊपर प्रेशर डालती हैं ताकि उसका साइज डिक्रीज हो और एक्सपायरेशन जो है दैट शुड टेक प्लेस। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के टाइम स्टूडेंट्स हमारी एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स दे ऑल्सो कम इनटू एक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू व्हाट इज इंस्पायरेशन। किस तरीके से इंस्पायरेशन या इनहेलेशन हो रही है। तो इंस्पायरेशन इनहेलेशन के टाइम क्या होगा स्टूडेंट्स, इंस्पायरेशन जो है इस टाइम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो इसीलिए इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। और इस टाइम इंस्पायरेटरी मसल्स कौन सी हैं, हमारे डायफ्राम की मसल्स, फ्रीनिक मसल्स ऑफ द डायफ्राम, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं दे विल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ देखो स्टूडेंट्स, जो डायफ्राम की मसल्स हैं वो एक्सटेंड कर रही हैं डायफ्राम से टुवर्ड्स द रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम। और हमारा डायफ्राम नॉर्मली क्या होता है, इट इज कॉन्वेक्स, वो इस तरीके से कॉन्वेक्स होता है। तो जब हमारा डायफ्राम की मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, नाउ अवर डायफ्राम इट विल बिकम व्हाट, फ्लैट। ये क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो हमारी ये जो थोरैकिक कैविटी है स्टूडेंट्स, ये सपोज हमारी थोरैकिक कैविटी है, तो जब हमारा डायफ्राम कॉन्वेक्स है, नाउ दिस इज द साइज ऑफ द थोरैकिक कैविटी। नाउ व्हेन अवर डायफ्राम मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो हमारा डायफ्राम जब फ्लैट हो गया तो स्टूडेंट्स हमारी जो थोरैकिक कैविटी का साइज है देखो वो इंक्रीज हो गया एंटीरियो पोस्टीरियरली, ऊपर से नीचे की तरफ हम देख रहे हैं कि लेंथ वाइज हमारी थोरैकिक कैविटी का साइज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये देखो स्टूडेंट्स दिखाई गई है पर्पल वन, देखो ये हमारी रिब्स के बीच में जो है ये प्रेजेंट होती हैं, और ये दिखाई गई इंटरनल कोस्टल मसल्स। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स अलग डायरेक्शन में होती हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का डायरेक्शन डिफरेंट होता है, अपोजिट होता है दोनों मसल्स का। दोनों ही रिब्स के बीच में प्रेजेंट हैं, बट उनका जो डायरेक्शन है दैट इज डिफरेंट। नाउ स्टूडेंट्स, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जिनको हम इंस्पायरेटरी मसल्स कहते हैं, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो उस टाइम हमारी जो रिब्स हैं देखो स्टूडेंट्स वो अपवर्ड और आउटवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ पुश होंगी। तो इस तरीके से जो साइज है थोरैकिक कैविटी का वो इंक्रीज हो जाएगा डोर्सो वेंट्रली, आगे और पीछे की तरफ से और साइड की तरफ से। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की तो उस टाइम हमारा जो थोरैकिक कैविटी है उसका जो साइज है वो लेंथ वाइज इंक्रीज हुआ, और जब हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की तो उस टाइम हमारी थोरैकिक कैविटी का साइज जो है वो विड्थ वाइज जो है वो इंक्रीज हो गया। तो नेचुरली जब हमारी थोरैकिक कैविटी का साइज जो है वो इंक्रीज हो गया, अंदर एरिया जो है वो ज़्यादा हो गया, तो प्रेशर क्या होगा एयर का, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो जब एरिया जो है या वॉल्यूम जो है वो अंदर ज़्यादा हो गया है तो नेचुरली प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है दैट विल डिक्रीज। जब वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, एरिया ज़्यादा हो गया, तो प्रेशर जो है एयर का विद इन दी थोरैकिक कैविटी
एक्चुअली जब थोरैकिक कैविटी एक्सपैंड हो गई हैं तो इसके अंदर जो लंग्स प्रेजेंट हैं दे विल ऑल्सो एक्सपैंड। तो जब लंग्स एक्सपैंड हुए, वॉल्यूम उनका बढ़ा, तो अंदर एयर का प्रेशर क्या हो गया स्टूडेंट्स, कम हो जाता है। विद इन द लंग्स जब इंस्पायरेशन होती है तो विद इन द लंग्स एयर का प्रेशर जो है वो -2 to -6 एटमॉस्फेयर हो जाता है। मतलब नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग जो है दैट इज प्रेजेंट इन वी ह्यूमन बींग्स। एयर का प्रेशर जो है विद इन दी लंग्स वो नेगेटिव हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। एंड वी ऑल नो कि एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। अब लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम हो गया है और बाहर एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। तो नेचुरली एयर जो है वो एंटर करेगी थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इनटू दी अवर लंग्स। और इस तरीके से स्टूडेंट्स व्हाट विल हैपन, द इंस्पायरेशन दैट विल टेक प्लेस। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इंस्पायरेशन होता है। सो स्टूडेंट्स क्या हुआ, देखो इंस्पायरेशन के टाइम हमारी फ्रीनिक मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, हमारा डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो गया, प्लस हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो उस दोनों के एक्शन से, डायफ्राम की मसल से और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से हमारी जो थोरैकिक कैविटी थी उसका साइज इंक्रीज हो गया। थोरैकिक कैविटी का जब साइज इंक्रीज हुआ तो लंग्स एक्सपैंड हुए। लंग्स एक्सपैंड हुए तो नेचुरली लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो कम हो जाएगा। और प्रेशर कितना हो गया, -2 to -6 एटमॉस्फेयर हो गया ऑफ मरकरी। तो लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम हो गया और बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर एयर का प्रेशर ज़्यादा है। तो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर जो है वो मोर है एंड लंग्स का क्या हो गया, कम हो गया। तो नेचुरली अब इन एयर जो है वो एंटर करेगी इनटू दी लंग्स फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर। और इस तरीके से स्टूडेंट्स इंस्पायरेशन होगा। इस तरीके से अब हम इनहेल करेंगे फ्रेश एयर। नाउ एक्सपायरेशन। अब एक्सपायरेशन में स्टूडेंट्स मैंने बताया है कि एक्सपायरेशन जब हम नॉर्मली एक्सपायर कर रहे हैं, जब हम नॉर्मली सांस छोड़ते हैं तो उस टाइम क्या होगा, ये दोनों मसल्स जो कंट्रैक्ट की थी, कौन सी, डायफ्राम की मसल्स कंट्रैक्ट की थी और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट की थी। अब ये दोनों की दोनों मसल्स क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी। सो इन एक्सपायरेशन जो है इट इन्वॉल्व्स एक्सपेलिंग ऑफ द फाउल एयर आउट ऑफ द बॉडी, इट इन्वॉल्व्स मसल रिलैक्सेशन। सो ये एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती। इसका मतलब जब हम सांस लेते हैं उस टाइम एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, दैट इज एक्टिव प्रोसेस। बट जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो एक पैसिव प्रोसेस है, उसमें कोई एनर्जी इन्वॉल्व नहीं हो रही है। इस टाइम क्या होगा, फ्रेनिक मसल्स जो है डायफ्राम की वो रिलैक्स करेंगी। डायफ्राम जो फ्लैट हुआ था वो दोबारा क्या हो जाएगा, इट विल अगेन बिकम व्हाट, कॉन्वेक्स। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट की थी जिसके कारण थोरैकिक कैविटी बाहर की तरफ जो है वो पुश हुई थी, वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। थोरैकिक कैविटी का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और प्रेशर जो है विद इन दी प्रेशर ऑफ एयर विद इन दी लंग्स दैट विल व्हाट, दैट विल इंक्रीज। तो अब लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। और कितना ज़्यादा हो जाएगा स्टूडेंट्स, लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर है इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स 3 to 4 एटमॉस्फेयर। ठीक है, +3 कहाँ पे, जब इंस्पायरेशन हो रही थी तो उस टाइम लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर -2 to -6 एटमॉस्फेयर हो गया था। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग हुई थी। और जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन तो उस टाइम देखो लंग्स के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण लंग्स के अंदर एयर की प्रेशर की वैल्यू अब +3 to +4 एटमॉस्फेयर हो गई है। इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया है एयर का विद इन दी लंग्स। तो नेचुरली क्या होगा, अब एयर जो है दैट विल बी एक्सेल्ड आउट फ्रॉम दी लंग्स बैक इन टू दी एटमॉस्फेयर। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स एक्सपायरेशन दैट इज टेकिंग प्लेस। तो ये तो हुआ नॉर्मल एक्सपायरेशन, कि जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की थी इन्हीं मसल्स ने क्या करना है, रिलैक्स करना है। नाउ स्टूडेंट्स जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं तो स्टूडेंट्स उस टाइम हमारी 2 more muscles they come into action and they start what, contracting।
तो उस टाइम क्या होगा कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन जो है उस टाइम ये दो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन क्या हो गया, एक एक्टिव प्रोसेस हो गया। तो इस टाइम क्या होगा स्टूडेंट्स, जो एब्डोमिनल मसल्स हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, दे ऑल्सो कम इनटू एक्शन एंड दे ऑल्सो स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग एट द टाइम ऑफ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। सो स्टूडेंट्स, फोर्सफुल एक्सपायरेशन जो है when we exhale more air into the atmosphere, so it is an active process, and the muscles which are involved at the time of forceful expiration are internal intercostal muscles। ये भी देखो स्टूडेंट्स 12 पेयर हैं मसल्स की जो कि रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, और मैंने तुम्हें बताया है कि एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स दोनों ही रिब्स के बीच में प्रेजेंट हैं, बट इनका जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से। तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की थी तो उन्होंने थोरैकिक कैविटी को बाहर की तरफ जो है वो पुश किया था। अब जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स देखो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वो थोरैकिक कैविटी को इनवर्ड अंदर की तरफ पुश करेंगी, ताकि थोरैकिक कैविटी का साइज जो है वो डिक्रीज हो विड्थ वाइज, डोर्सोवेंट्रली एज वेल एज लेटरली। अब देखो एब्डोमिनल मसल्स नीचे की तरफ हैं, जब तुम कब जोर जोर से सांस छोड़ते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि नीचे जो एब्डोमेन की मसल्स हैं वो ऊपर लंग्स की तरफ एक प्रेशर डाल रही हैं। तो जब एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी स्टूडेंट्स, तो ये एब्डोमिनल विसरल ऑर्गन्स हमारे ऊपर की तरफ पुल्ड होते हैं, तो हमारा जो डायफ्राम था जो कि कॉन्वेक्स होता है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, इट विल बिकम मोर कॉन्वेक्स, वो और ज़्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा, और इस तरीके से थोरैकिक कैविटी का साइज जो है एंटीरियो पोस्टीरियरली वो और ज़्यादा क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो देखो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के टाइम दोनों मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो उन्होंने थोरैकिक कैविटी के साइज को फर्दर डिक्रीज कर दिया। जब थोरैकिक कैविटी का साइज डिक्रीज हुआ तो नेचुरली अंदर लंग्स जो प्रेजेंट हैं दे विल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अंदर एयर का प्रेशर जो है, बिकॉज एरिया कम हो गया है तो प्रेशर जो है एयर का अंदर लंग्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर। तो इस तरीके से अब एक्सलेशन होगी। नाउ द फाउल एयर इट विल बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द लंग्स बैक इन टू द एटमॉस्फेयर, एंड इन दिस वे स्टूडेंट्स फोर्सफुल एक्सपायरेशन दैट विल take place. So ये students actually पूरा process है that how the breathing is taking place, how we are inhaling the fresh air and how we are exhaling the foul air from our lungs. सो स्टूडेंट्स ये पूरा दिखाया गया है। देखो जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो रिब्स केज जो है वो अंदर की तरफ पुश हुए, एब्डोमिनल मसल्स जो हैं दे आर ऑल्सो अटैच टू द रिब केज, एंड द एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई तो डायफ्राम जो है वो फिर ऊपर की तरफ पुश हुआ, ठीक है, बिकॉज द एब्डोमिनल ऑर्गन्स दे आर पुश्ड अपवर्ड। थोरैकिक कैविटी का साइज जो है वो डिक्रीज हो गया। थोरैकिक कैविटी का साइज जब डिक्रीज हुआ तो एयर लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो गया, और इस तरीके से फोर्सफुली एयर जो है वो पुश्ड आउट हो गई फ्रॉम द लंग्स बैक इन टू द एटमॉस्फेयर। सो स्टूडेंट्स इन दिस वे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो है दैट इज टेकिंग प्लेस। तो इंस्पायरेशन हमने क्या स्टूडेंट किया, हम एक ब्रीफ रिकॉल कर लेते हैं। इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पायरेशन के टाइम हमारी डायफ्राम की मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इसीलिए हम इनको इंस्पायरेटरी मसल्स भी कहते हैं, बिकॉज इनका इंस्पायरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उससे हमारा थोरैकिक कैविटी का साइज जो है इट विल इंक्रीज। थोरैकिक कैविटी का जब साइज इंक्रीज होगा तो नेचुरली जो लंग्स हैं विद इन देम दे विल एक्सपैंड, और जब लंग्स एक्सपैंड करेंगे तो पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण जो प्रेशर है विद इन द लंग इट विल डिक्रीज। इंस्पायरेशन के टाइम लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है, एंड नेचुरली एयर मूव करेगा फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर एयर का प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर बहुत कम हो गया है बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स। सो इस तरीके से अब इन फ्रेश एयर जो है इट विल बी इनहेल्ड इन, एंड दिस इज व्हाट इंस्पायरेशन। अब जब एक्सपायरेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, तो एक्सपायरेशन के टाइम क्या होता है कि हमारी ये दोनों मसल्स जो हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट की थी एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन वो अब रिलैक्स करेंगी।
थोरैक्स जो है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, थोरैकिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, सो एयर इट विल बी मूव्ड आउट। और हमने ये किया कि जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं तो उस टाइम हमारी दो और मसल्स दे ऑल्सो कम इनटू एक्शन, दे ऑल्सो स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी एक एक्टिव प्रोसेस हो जाता है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के टाइम हमने देखा कि हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं और इंटरनल कोस्टल मसल्स दे ऑल्सो स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, जिसके कारण थोरैकिक कैविटी का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। लंग्स जो हैं दे विल ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट, लंग्स के अंदर जो प्रेशर है एयर का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस तरीके से एयर दैट विल बी एक्सेल्ड आउट। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडीड इन डिटेल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टूडेंट्स। सो वॉच दिस लेक्चर वेरी केयरफुली और प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट्स अपने नोट्स बनाओ। एंड दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक में से आ सकता है। तो जब ये आएगा स्टूडेंट्स तो प्रॉपरली तुमने इसको लिखना है। इंस्पायरेशन क्या है, इंस्पायरेटरी मसल्स कौन सी होती हैं, हाउ द इंस्पायरेशन दैट इज टेकिंग प्लेस, किस तरीके से एक्सपायरेशन हो रहा है, जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है तो उस टाइम कौन सी मसल्स जो हैं दे कम इनटू एक्शन। यू ऑल मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स। सो स्टूडेंट्स, विद दिस द टॉपिक दैट इज कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है स्टूडेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे। दैट इज पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स एंड पल्मोनरी एयर कैपेसिटीज। टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू।